Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will start our next topic, that is the drift velocity of chapter 2.1 current electricity. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. So what is drift velocity? Definition पर आते हैं. It is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field. तो जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, राइट. तो इसी जिस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट करते हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं और इसकी हम एवरेज वैल्यू लेते हैं. तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जनरली जो कंडक्टर होता है इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड मूव्स रैंडमली. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस. इस तरह से एक कंडक्टर है हमारे पास. इट कैन बी अ पीस ऑफ मेटल हैविंग टू एंड्स ए एंड बी. क्लियर. अभी इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स, राइट. लेकिन इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने ऑर्डर के होते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब. यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10⁻29, राइट. तो आप समझ सकते हो 10⁻29 इट्स अ वेरी बिग नंबर. इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में होते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर. अब हमें पता है 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन में क्या होता है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, राइट. लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं, रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया एट अप्रोक्सीमेटली मान लो 300 केल्विन पर, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. कहां से? हीट से एनर्जी को गेन करते हैं. और एनर्जी गेन करने से क्या करते हैं? मूव करते हैं इन रैंडम डायरेक्शन. सब के सब मूव करना शुरू कर देते हैं. एनर्जी को हीट से गेन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये इस तरफ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, राइट. ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा. तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव्स रैंडमली, राइट. और जिस स्पीड के साथ मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट. दैट इज कॉल्ड थर्मल स्पीड. थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. और ये होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. यानी एक इलेक्ट्रॉन जिस थर्मल स्पीड के साथ मूव करता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. क्लियर. बहुत ज्यादा स्पीड होती है ये. तो जब ये इस स्पीड के साथ मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है? इनके बीच में कोलिजन होता है. ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, राइट. यानी एक जो मॉलिक्यूल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएगा. इस तरह से ये यहां से आया, यहां से टकराएगा. अब इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की हुई है वो क्या कर जाएगी? लॉस कर जाएगी. लेकिन इसका कोलिजन यहीं पर खत्म नहीं होता. यहां पर जिस दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराया तो एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से मूव करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएगा, राइट. तो ये कंटिन्यू कोलिजन चलता रहता है. अब यहां से जिस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया वो आगे मूव करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएगा.
तो इस तरह से ये कोलिजन क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, राइट। और इस केस में क्या होता है, इनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शंस नहीं होती, यानी कोई एम नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, राइट। तो इस तरह से जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाती है वो भी कितनी हो जाती है इस केस में, 0, क्योंकि कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। तो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो उतने ही टाइम उसी स्पीड के साथ राइट साइड में भी मूव करेगा, उतने टाइम अपवर्ड में भी मूव करेगा, उतना ही टाइम डाउनवर्ड भी मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो एवरेज वैल्यू है, जो थर्मल वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर 10 बार इस तरफ गया लेफ्ट साइड में और 10 बार उसी स्पीड से राइट साइड में गया तो इसका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में भी हम यह अज्यूम करके चलते हैं कि जो नेट थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। नेट थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0, राइट। ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखना है, क्लियर। अब इस केस में चार्जेस तो मूव कर रहे हैं लेकिन कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो कि जो मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन्स बी से एंड ए की तरफ आना चाहिए था तभी करंट फ्लो करेगा, लेकिन क्या हो रहा है, ये ए तक आने से पहले कई बार कोलाइड करके किसी दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ए एंड पर नहीं पहुंच रहा है, राइट, जिससे कि चार्ज या करंट की वैल्यू फ्लो कर सके। तो करंट फ्लो कैसे करेगा, तो करंट फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कभी भी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन जो एवरेज नेट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। अब करंट फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, इस तरह से। सो दिस इज कंडक्टर, अब इसे हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस, इस तरह से, क्लियर। अब जो टर्मिनल या जो एन कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और नेगेटिव से जो एन कनेक्टेड है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। और आपको पता है करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। दिस इज कन्वेंशनल करंट, आई कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है जो इस तरह से फ्लो करेगा, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब जब इस तरह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई नहीं की है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। तो क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब दो कोलिजन के बीच में, याद रखना है, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है, राइट, जो सक्सेसिव टाइम होता है दो कोलिजन के बीच में, उसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। याद रखना है, दो कोलिजन के बीच में, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एक बार यहां टकराया, फिर दोबारा कोलिजन होगा नेक्स्ट जर्नी के दौरान, तो जो रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ से। दिस इज टॉ, राइट। ये वैल्यू याद रखनी है, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है इसकी जो ऑर्डर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 सेकेंड्स, क्लियर। इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 सेकेंड का होता है। अब जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जब इसके एंड्स को हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू
नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस के चैप्टर में किया है कि जब हम किसी कंडक्टर के दो एंड्स में अपोजिट चार्ज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है, राइट? एक फोर्स एक्सर्ट करेगी टुवर्ड दिस डायरेक्शन। F इज इक्वल टू माइनस ई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास ई। इतनी फोर्स एक्ट करती है, राइट? अब जब फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा, यहां पर समझने की कोशिश करें। इसको जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फोर्स के कारण थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएंगे। इट विल ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो किस तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और यूं भी समझ सकते हो आप, चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जैसे इस पार्टिकल की डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इस तरफ, जब इस पे फोर्स एक्ट कर गई, यहां अगर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसने कूलम्स फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तो ये क्या होगा, अपनी डायरेक्शन से ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड दिस डायरेक्शन, राइट? अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक आया है, ये क्या ड्रिफ्ट कर जाएगा, ये इस तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा। इस तरह से ये जो ड्रिफ्ट होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स के कारण जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो ये भी ड्रिफ्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो इस तरह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर जाएंगे इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव एंड की तरफ। क्लियर? तो ऑब्वियसली जब फोर्स अप्लाई हो गई तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। क्लियर? एक्सेलरेट करना शुरू किया किस तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरह से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन बी एंड से ए एंड पर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम निकालते कैसे हैं? अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी थी तो सारे के सारे रैंडमली मूव कर रहे थे। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल विद द फोर्स एफ, जिसकी वैल्यू है माइनस ई। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, राइट? हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, राइट? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एफ हमारे पास पता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां पर क्यू कितना है हमारे पास, माइनस ई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, राइट? और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर हमने इसको लिख दिया माइनस ई इंटू ई। अब जैसे ही फोर्स लगी तो क्या हुआ, इसने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर कितना एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट? तो यहां से ए निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास माइनस ई इंटू ई अपॉन एम। क्लियर? अगर ये एक्सेलरेशन है तो इस पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको भी हम वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, वी डी स्मॉल लिखना है छोटा सा,
जिसको हम ड्रिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम कौन सा? दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, इलेक्ट्रॉन जब दो कोलिजन के बीच के जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे टो से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया? ए की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस ई अपॉन एम और साथ में टो। तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, दैट इज माइनस ई टो अपॉन एम, राइट। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? इसी को अगर हम मैग्नीट्यूड में निकालें तो ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ दिस वैल्यू, दिस फिजिकल क्वांटिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉड, और ये हो जाएगा ई टो अपॉन एम। क्लियर? तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और इसको हम एवरेज क्यों लेते हैं? और इसको एवरेज इसलिए लेते हैं, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विद इन कंडक्टर डिफरेंट होती है, राइट। तो डिफरेंट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है हमारे पास, कोई प्रेफर्ड वैल्यू जो होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नहीं होती इसके अंदर। कई बार ये वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, राइट। तो उसको निकालने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसका एवरेज ले लेते हैं, इसीलिए हम इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इट्स अ एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of electric field. Clear students? So I hope you all understand this topic. अब चलती है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दे गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अभी हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है कंडक्टर के अंदर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड, इस तरह से। यहां पर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और यहां पर हमारे पास फोर्स एक्ट करती है जो इसको एक्सेलरेट करती है इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस वेलोसिटी के साथ ये ड्रिफ्ट करेगा उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। तो VD और E का जो रेशियो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? तो मोबिलिटी क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर? इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। क्लियर? इस तरह से। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई टॉ अपॉन एम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ई टॉ अपॉन एम। क्लियर? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी। अब SI यूनिट्स की बात कर लेते हैं। SI यूनिट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए कितना होता है? वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम्स, राइट। तो दैट इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव
relation between current and drift velocity. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि हमारे पास कंडक्टर होता है और हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मान के चलते हैं कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, n है। लेट n बी द numbers of free electrons in a conductor of length L and area A। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है दैट इज L और इसका जो एरिया है वो कितना है हमारे पास, A है। एरिया इज A। क्लियर। अब इसमें जो चार्जेस होंगे वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि करंट जो फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, वी नो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हम चार्जेस और टाइम कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन को ए से, यानी इसको अगर मैं एन ए इसको एंड बी दे दूं तो एंड बी से एंड ए को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे टाइम टी। क्लियर। तो दो चीजें हमें निकालनी है, एक तो इसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं और टाइम कितना लगता है एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस करने के लिए। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर पाए तो ये रिलेशन निकल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर एक कंडक्टर जिसका एरिया है हमारे पास A है और जिसकी लेंथ L है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर जो नंबर ऑफ n भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां एक चीज और लिखनी है आपने, पर यूनिट वॉल्यूम मान के चलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम के अंदर है वो n है। तो वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, लेट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ये कंडक्टर, दैट इज वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अब पूरा जो वॉल्यूम है, इस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास A इंटू एल, यानी एरिया इंटू लेंथ। अब इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट को हम पर यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें हमने मान लिया लेट n बी द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कोई भी एक यूनिट मान के चलते हैं, जैसे इतना सा अगर स्पेस हमने मान लिया, राइट, इतना स्पेस हमने मान लिया और हम मानते हैं कि इस स्पेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे में कितना हो जाएगा, तो पूरे में हम क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएंगे हमारे पास n इंटू एल, यानी NaL, राइट। हमारा मकसद है चार्ज को निकालना। लेट E बी द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, E, तो टोटल के ऊपर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो E से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू E इंटू NaL। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। इट एम्प्लाइज Q इज इक्वल टू NeAL, ये आ गया हमारे पास चार्ज। अब हमें चाहिए टाइम,
और टाइम कैसे निकालोगे? टाइम के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम जो कवर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड बी टू ए क्रॉस करने के लिए, राइट? नाउ टाइम टेकन by electron to cross the conductor. तो कितना हो जाएगा ये कंडक्टर? T इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू एल, राइट? डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर? तो हमारे पास डिस्टेंस है एल और वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर ये आ गया हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एल अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास या सिंपली टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो अगले स्टेप में हम इसको पुट कर सकते हैं, इट इज लाइक दिस, देयरफॉर आई, यहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल अपॉन वी डी चला जाएगा ऊपर, राइट? और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये है हमारे पास NEAL, VD चला गया ऊपर अपॉन यहां पर आ जाएगा L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया? I इज इक्वल टू NEAVD. Clear? So that is the relation between current and drift velocity. I is equal to NEAVD. क्लियर? यहां पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, इसका जो एरिया है वो भी कांस्टेंट है। तो इसको हम या इस तरह से लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। क्लियर? यहां पर अगर साथ में हम VD की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से आप कर सकते हो साथ में, आल्सो I इज इक्वल टू NEA और VD की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। VD की वैल्यू हमारे पास होती है E टो अपॉन M, जिसमें टो इज रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? NE स्क्वायर AE टो अपॉन M। तो इस तरह से हमारे पास ये अनदर फॉर्मूला बन जाता है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जिस भी फॉर्मूला की जरूरत हमें पड़ेगी वो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट? और ये कितना आ रहा है हमारे पास? I इज इक्वल टू NEAVD, जिसको आगे एक्सपेंड करके हमारे पास आ जाएगा NE स्क्वायर AE टो अपॉन M. Clear students? So I hope you all understand these topics. Thank you. Have a nice day.